हम ढूंढ ढूंढ कर ऐसे टॉपिक्स लेके आ रहे हैं, इस प्रकार से तैयार कर रहे हैं कि आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में अवश्य फंसे। जिसमें वीडियो है, वीडियो एग्जाम जो 2018 वाला री एग्जाम होने वाला है, और यूपीपी है अभी आने वाला है, और भी एसएससी जीडी आदि ये परीक्षाएं तो चलती रहती हैं, तो इनके लिए भी आपको इन कक्षाओं से नमस्कार दोस्तों, टारगेट सीकर में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी नामक विषय के वर्णमाला अध्याय को लेके आए हैं और वर्णमाला अध्याय में देखेंगे, हालांकि आप सभी इस अध्याय से रूबरू हैं, आप सभी इसको पढ़ चुके हैं कई बार। इसके बिना हिंदी भाषा में ना तो व्याकरण का ज्ञान किया जा सकता है और ना ही पढ़ने लिखने का कोई भी कार्य किया जा सकता है। ना तो लिख सकते हैं ना ही पढ़ सकते हैं। शुद्ध लिखने के लिए, पढ़ने के लिए इस टॉपिक का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि क्या वर्ण होते हैं, क्या स्वर होते हैं, क्या व्यंजन होते हैं, ठीक है, परंतु फिर भी जो परीक्षा के उद्देश्य से जो भी मुख्य शब्द होते हैं उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं उनके बारे में जानना परम आवश्यक होता है। तो सबसे पहले वर्ण क्या है। वर्ण एक ऐसा ध्वनि चिन्ह है जिसे लिखकर प्रयुक्त करते हैं और उसके एक से अधिक खंड नहीं किए जा सकते। यानी जैसे हमने लिख दिया क, अब ये क्या है, वर्ण चिन्ह है, ठीक है, व्यंजन का रूप है एक। अब इसके अधिक खंड नहीं किए जा सकते। इसी प्रकार से अ जो छोटा आ है इसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते। अब इन दोनों का जब समायोजन होता है, इन दोनों को जब जोड़ा जाता है तभी एक अक्षर बनता है। यानी अक्षर से छोटी इकाई क्या है, अक्षर से छोटी इकाई है वर्ण। सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और जैसे देखिए क्रम से इन्हें हम लगाएं, सबसे पहले होता है वर्ण और वर्ण के बाद में क्या आता है, अक्षर। अब कई अक्षरों को जोड़ा जाता है एक सार्थक क्रम में, तो क्या बनता है, एक शब्द बनता है, पद बनता है, शब्द, ठीक है, शब्द पद, ठीक है। उसके बाद में कई शब्दों को जब जोड़ा जाता है तो क्या बनता है, एक वाक्य बनता है, वाक्य। और वाक्यों को जब जोड़ा जाता है तो एक पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ। पैराग्राफ के बाद में क्या बनता है, एक अध्याय बनता है, अध्याय। और कई अध्यायों को जब एक ही पुस्तक के अंतर्गत जोड़ा जाता है तो कोई ग्रंथ बन जाता है, ग्रंथ, ठीक है। ये इनका सार्थक क्रम है। ये किसी भी परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं सार्थक क्रम लगाने के लिए। तो क्या है कि सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास में जो वर्ण होते हैं उनको स्वर रूप में भी विभक्त किया जाता है और व्यंजन रूप में भी। तो स्वर क्या है, स्वर एक ऐसी इकाई है भाषा की जिसके बिना कोई भी बात अधूरी रहती है, कोई भी शब्द पूरा नहीं होता है, कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है, कोई भी अक्षर भी पूरा नहीं होता है। तो इनके कितने रूप हैं, इनको लिख के दिखाते हैं। सबसे पहले वर्ण, वर्ण के दो भेद हुए। वर्ण में कितने भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब देखिए स्वर जो वर्ण होता है उसके भी कई भेद होते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर, यानी छोटा जो स्वर होता है उसे ह्रस्व स्वर बोला जाता है। उसके बाद में दीर्घ स्वर और उसके बाद में प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या होता है, जैसे छोटा आ है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये ह्रस्व स्वर में आते हैं, ह्रस्व स्वर। उसके बाद में जब इन दोनों का समायोजन किया जाता है, यानी इनका बड़ा जो रूप होता है ह्रस्व स्वर का, जो एक मात्रा का तो होता है ह्रस्व स्वर, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा मतलब जो मात्रा क्या क्या होता है, किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को मापने की जो इकाई होती है उसे मात्रा बोलते हैं।
अब हम उच्चारण को, ध्वनि को माप रहे हैं। अब उसे मापने के लिए भी तो मात्रा का प्रयोग होगा। जैसे दूध के लिए लीटर का प्रयोग होता है? और जैसे जमीन नापने के लिए मीटर का प्रयोग होता है, फुट का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से इसमें भी मात्रा का प्रयोग होता है, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा। ठीक है, तो इसका जो छोटे आ का बड़ा रूप होगा वो क्या होगा? बड़ा आ, बड़ी ई, छोटी ई की, और बड़ी छोटा ऊ का बड़ा ऊ। ठीक है, अब इनका जो संयुक्त रूप होता है, हालांकि देखिए इन्हें हम उच्चारण के आधार पर बोल रहे हैं, तो इसमें ही क्या जुड़ जाएगा? छोटी ए और छोटा ऊ, और इसमें जुड़ जाएगा बड़ी ए और बड़ा ऊ। ठीक है, ये हो गया दीर्घ स्वर, दीर्घ। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं तीसरा जो रूप होता है, तीसरा रूप क्या होता है? वो होता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर में क्या होता है? जैसे ओम है, ओम, अ, तीन और म। ठीक है, ये तीन का अक्षर है, यानी जिस वर्ण को उच्चारण करने में, जिस मात्रा का उच्चारण करने में 3 गुना समय लगे, ह्रस्व का 3 गुना, तो क्या कहलाएगा? प्लुत। एक गुना समय ह्रस्व, 2 गुना समय दीर्घ, और 3 गुना समय क्या कहलाएगा? प्लुत स्वर। जैसे किसी का नाम उच्चारण करना है, जैसे राम, तो राम में लंबा खींच रहे हैं, और लंबा खींचने में क्या हो रहा है? जैसे राम, अब इसमें एक मात्रा तो ये 3 लिख दिया जाता है, एक में क्या होता है? ये इस प्रकार से ये लगा दिया जाता है, इस प्रकार के चिन्ह लगा दिए जाते हैं। तो उसमें क्या है कि ये लंबा खींचता है किसी का नाम उच्चारण करने में, किसी को पुकारने में, तो उसमें क्या होता है? प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। इनका जब विभाजन दूसरे आधार पर किया जाए, कैसे किया जाए? जैसे इनका संयोग के आधार पर मिश्रण करके जब इनको बोला जाता है, तो क्या होता है? छोटा आ प्लस छोटा आ क्या होगा? बड़ा आ, बड़ा आ। ठीक है, इसी प्रकार से अ प्लस ई क्या होगा? ए। अ प्लस उ बराबर क्या होगा? ओ। तो इस प्रकार से भी इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा 2 आयु अनुनासिक, ये रूप होता है ना अनुनासिक, और ये होता है अनुस्वार। ठीक है, जो अनुस्वार होता है उसमें क्या होता है? अंक की बिंदी होती है, और अनुनासिक में ये चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे आंख, आंख में क्या है? यानी इसे बोलने के लिए सबसे पहले क्या होता है? मुख की वायु अधिक निकलती है और नासिका की वायु कम निकलती है, तो क्या होता है? ये अनुनासिक में प्रयुक्त हो जाता है। और इसमें क्या होता है? दोनों में अंतर बता रहा हूं। इसमें क्या होता है? नासिका से अधिक वायु निकलती है और मुख से कम वायु निकलती है। जैसे चंचल, तो चन, ठीक है, च प्लस अन, च प्लस अंग, तो मुख से कम वायु निकल रही है और नासिका से अधिक वायु निकल रही है। तो इस प्रकार इन दोनों में बोलने में अंतर होता है। इसके अलावा अब देखते हैं, ये तो हो गया आपका स्वर। इनकी मात्राओं के बारे में अगर देखें, मात्राओं को देख लेते हैं। मात्राएं हालांकि आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार यहां पर क्लास में बताना आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है? छोटा आ, फिर बड़ा आ, ए ओ रे, और उसके बाद में ए आई ओ औ। तो इनकी मात्राओं को देखें। इसके लिए सादा जो सिरोरेखा होती है ना, ये सिरोरेखा, ऊपर वाली जो सिरोरेखा होती है, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्य इसके बिना अधूरा होता है। तो छोटे आ की यही मात्रा मान ली जाती है सामान्य रूप से। ठीक है, कहीं पर भी छोटे आ की कोई मात्रा प्रयुक्त नहीं होती है, लेकिन सिरोरेखा जो होती है उसी को छोटे आ की मात्रा मान लिया जाता है, क्योंकि इसके बिना सभी शब्द अधूरे होते हैं।
क्योंकि छोटे आ का प्रत्येक शब्द में स्थान अवश्य रहता है, बिना इसके कोई भी उच्चारण नहीं किया जा सकता। हालांकि इनको भी प्रयोग में लेने पर, जैसे अभी तो था का और इसको ही तुरंत कोई अन्य मात्रा लगा दी, जैसे की लगा दी, ठीक है, लेकिन ये तो फिर भी इसमें निवास स्थान है ना इसका, बिना इसके सिरोरेखा के तो ये अधूरा है, तो इसलिए इसका निवास स्थान प्रत्येक वर्ण के साथ में रहता है। अब आगे देखिए, बड़े आ की ये एक डंडा खड़ी पाई बोलते हैं इसको, फिर उसके बाद में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसकी होती है री नीचे इस प्रकार से, जैसे मातृ, मातृ, ठीक है, मातृ जो माता के लिए प्रयुक्त होता है, माता के लिए जो मातृ होता है, पितृ, ठीक है, मातृ उसमें जो प्रयुक्त हुआ है इसकी मात्रा है। इसका उच्चारण कैसे होता है? री की तरह होता है, ठीक है, री की तरह इसका उच्चारण होता है। तो क्या होता है कि जैसे इसको मात्र नहीं बोलेंगे, मात्र बोलेंगे तो वो कैसे हो जाएगा? मात्र, मात्र। अब इन दोनों के अर्थ में भिन्नता आ जाएगी। ये मात्र माता के लिए है, माता, और ये मात्र केवल के लिए है, केवल, ठीक है। तो इस प्रकार विशेष ध्यान देने की बात है कि उच्चारण में भी और लिखने में भी क्या लिखें और क्या बोलें, ठीक है। आगे देखते हैं, एक ही मात्रा, ऊपर एक मात्रा लगाई जाती है, एक ही मात्रा में। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि ए में सामान्य रूप से जो ए लिखा होता है किसी भी जगह पे, उसमें ए के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं लगाई जाती है, लेकिन इसकी मात्रा के रूप में एक मात्रा इस जगह पे लगा दी जाती है, जैसे रे, ठीक है, और कहीं पर ए लिखा जाए एक। अब इस जगह पे कोई मात्रा नहीं है, लेकिन फिर भी ये छोटी ए है, और इस जगह पे एक मात्रा है, फिर भी ये छोटी ए की मात्रा है। ये मत सोचना कि ये मात्रा इसकी ले ली है। इसकी मात्रा कैसी होगी? इसकी मात्रा होगी डबल। इसी प्रकार से ओ और औ, ठीक है। बचते हैं अंग और अह। तो अंग की अभी बताई थी इस प्रकार से, और अह की विसर्ग के रूप में, ठीक है। इसको लगाना चाहे तो लगा लीजिए, नहीं तो इस प्रकार से होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसका ही एक बड़ा रूप भी होता है। उसमें क्या होता है? वो संस्कृत में होता है वैसे मुख्य रूप से, लेकिन यहां पे बता देते हैं, इस प्रकार से होती है, वो संस्कृत में आती है ये, और इसकी मात्रा नीचे इस प्रकार डबल हो जाती है, ठीक है। संस्कृत में ही एक होता है लृ, ये भी स्वर वर्ण में ही आता है, संस्कृत के अंतर्गत। ये हिंदी में नहीं है, ये हिंदी में नहीं है। और इसी प्रकार से ये छोटा लरी और बड़ा लरी, ठीक है। अब आगे आइए, आगे चलते हैं। तो व्यंजन वर्ण की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। व्यंजन स्वर तो थोड़ा सा ही है इसमें, लेकिन आगे चल के व्यंजन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। व्यंजन वर्ण आप सभी जानते हैं, क ख ग घ, इस प्रकार से कहां तक? का से लेकर ज्या तक कितने ये सभी व्यंजन वर्ण होते हैं, ठीक है। अब व्यंजन वर्ण के अंतर्गत देखें तो जैसे क वर्ग, इनमें 5 वर्ग बने हुए होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। 5 वर्ण कौन कौन से हैं इनको भी देख लेते हैं। तो 5 वर्ण क, ख, ग, घ और ङ, ठीक है। इसी प्रकार से च वर्ग के अंतर्गत 5 होंगे। देखिए, च, छ, ज, झ और ञ। ट वर्ग में भी 5 होंगे। ट, ठ, ड, ढ और ण, ठीक है। ता वर्ग में त, थ, द, ध
ना। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अब आप समझिए, इनको इसी प्रकार से एक सीक्वेंस में क्यों रखा गया होगा। हमारे जो वैयाकरण थे, यानी व्याकरण के जो जानकार थे, विशेषज्ञ थे, विद्वान थे, उन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक तरीका से इनको सेट किया है। तो ये उच्चारण के आधार पर इनको सेट किया गया है, किस प्रकार से इनका उच्चारण हो रहा है, किस स्थान से इनका उच्चारण हो रहा है, तो उसी आधार पर इनको स्थान दिया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले क वर्ग का उच्चारण कहां से होता है, इसका अगर हम ध्यान करें तो यह कंठ से होता है। कंठ, का से कंठ। च तालु से, तालु। जिह्वा के ऊपरी स्थान को तालु बोला जाता है। और फिर उसके बाद में मूर्धा, मूर्धा। ठीक है। ता वर्ग का स्थान कहां पर है, तो ता वर्ग का स्थान दांत पर, दंत। ठीक है। और पा वर्ग का ओष्ठ। अब आप इनका उच्चारण करके भी देख सकते हैं किस प्रकार से इनका उच्चारण हो रहा है। जब तक कंठ का सहारा नहीं लिया जाएगा तब तक का वर्ग का उच्चारण नहीं किया जा सकता। ठीक है। आप उच्चारण करके देख लें। चा वर्ग में तालु का स्थान विशेष है। जैसे ता वर्ग में देखें, ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना, तो ये जितने भी 5 वर्ण है ना, इनका उच्चारण ऊपर वाले जो दांतों की पंक्ति है उसमें जीभ आगे वाले दांतों से टकराती है अंदर की साइड में, तभी ता वर्ग का उच्चारण होता है। ठीक है। इसी प्रकार से ओष्ठ से प, फ, ब, भ, म, तो इस प्रकार से प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ से उच्चारण हो रहा है इनका। तो क्या है, ये ओष्ठ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में अब ये तो हो गए इस प्रकार से 5 वर्ग हो गए। इनके अलावा इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। इनके अलावा, स्पर्श के अलावा जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ माने जो अंदर स्थित हो, अंदर मतलब बीच में स्थित हो। तो किसके बीच में स्थित हो, इसका भी जानना परम आवश्यक है। तो ये अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं, इनको अर्धस्वर भी बोला जाता है, अर्धस्वर। अब अर्धस्वर कौन से हैं ये, य, र, ल और व। ये जो 4 वर्ण हैं ये क्या कहलाएंगे, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ मतलब जो अर्ध स्वर हैं, यानी स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी। एक प्रकार से इन्हें स्वर भी बोल दिया जाता है, स्वर के रूप में भी प्रयुक्त कर दिया जाता है कहीं कहीं। ठीक है। तो इस प्रकार से इसके अलावा अगर देखें तो ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है, तो क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये क्या है, श, श, स और ह। ठीक है। इसके अलावा अब आगे देखिए, ये ऊष्म व्यंजन हो गए। इनमें अगर हम भिन्नता करके देखें, वायु के निकलने के आधार पर जो हमारे स्वर के साथ में यानी उच्चारण के साथ में जो वायु अंदर से निकलती है उसके आधार पर देखें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में क्या होते हैं, ये प्रथम, प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और जो पंचम वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण। ठीक है। बाकी के ये दूसरा और जो चौथा वर्ग है ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं।
महाप्राण। यानी इनके उच्चारण में अधिक वायु निकलती है, अधिक ताकत लगानी पड़ती है इनके उच्चारण में, तो ये क्या है? महाप्राण। जैसे क आराम से बोल गया, ख थोड़ी तीव्र वायु निकली और झटके से निकली है, ठीक है, थोड़ी ताकत हल्की सी ज्यादा लगानी पड़ी है इसमें, तो क्या है? ये महाप्राण। इसी प्रकार से ग और घ अंग, ठीक है। इसी प्रकार से ट ठ ड ढ, ठीक है। तो तेज वायु निकलती है तो महाप्राण, और हल्की वायु निकलती है, कम वायु निकलती है मुख से, तो क्या है? अल्प प्राण, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और होती है, इनके आगे जिनका उच्चारण किया जाता है वो होते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर वो क्या होते हैं? जैसे संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर में क्या होते हैं? क्ष, त्र और ज्ञ। इसके साथ ही एक और अक्षर होता है, क्या होता है? श्र। जैसे श्री में प्रयोग होता है ना, श्री, उसमें श्र, ठीक है। तो ये 4 संयुक्त अक्षर होते हैं। इनका प्रयोग 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से हुआ है, इस प्रकार से इनको संयुक्ताक्षर नाम दिया गया। ये कैसे बना है? चलो इसको हटा देते हैं। इनको बनाने के लिए 2 वर्णों का मेल कम से कम होता है, ठीक है। और उन 2 वर्णों के मेल के लिए किसी न किसी व्यंजन की भी आवश्यकता अवश्य होती है। तो देखिए क्ष कैसे बना है? क्ष ये बना है आधा क आधा क्ष प्लस अ, ठीक है। इसी प्रकार से त्र बना है त आधा प्लस र प्लस अ। ज को कैसे बनाया गया है? इसको देखिए, आधा ज और जो पंचमाक्षर अभी जो बताया, किसी भी वर्ग का अंतिम यानी 5वां वर्ण जो होता है वो पंचमाक्षर बोला जाता है, ठीक है। ज प्लस य प्लस अ, ठीक है। तो ये क्या है? ज्ञ। इसके अलावा श्र, इसको कैसे लिखा जाता है? आधा श, ये सीटी वाला सा होता है इसमें, ठीक है ना, प्लस आधा रा प्लस अ। अब सीटी वाले सा को कहीं कहीं इस प्रकार से भी लिख दिया जाता है, ठीक है ना। जोड़ा जाए तो क्या होगा? नीचे की तरफ इस प्रकार से आधा रा की मात्रा लग जाएगी। इसी प्रकार से इसमें भी आधी रा की मात्रा यहां से नीचे की तरफ लग जाती है, ठीक है। अगर री की मात्रा, इस री की मात्रा लगानी हो तो कैसे लगती है? इसमें ये और फिर ये। जैसे श्रृंगार है, श्रृंगार में इस प्रकार का श्र प्रयोग किया जाता है, और इसमें ये श्र प्रयोग किया जाता है। जैसे श्री में ये, और श्रृंगार में ये, श्रृगाल, श्रृंगार, ठीक है। तो उसमें तो इस प्रकार से व्यंजन वर्ण हैं, उनके बारे में बताया है। इससे आगे चलें, एक और प्रकार होता है, उसे क्या बोलते हैं? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन। अब द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? यानी किसी भी वाक्य में एक ही वर्ण को 2 बार प्रयोग किया जाए, लेकिन एक आधा हो और एक पूरा हो, तो उसे क्या बोलेंगे? द्वित्व व्यंजन। जैसे आधा का प्लस पूरा का, पूरा का, ये क्या है? द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत आएगा किसी भी वाक्य में। जैसे पक्का, पक्का, अब ये द्वित्व व्यंजन हो गया, ठीक है ना। जैसे चम्मच, इसमें ये द्वित्व व्यंजन हो गया, ठीक है। इसके अलावा
और भी इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के अनेक शब्द हैं जिनमें एक को आधा कर दिया जाता है, एक को पूरा, तो वो द्वित्व व्यंजन बन जाता है। यानी वही वर्ण है, उसमें एक आधा है एक पूरा है, तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। इसके अलावा एक होता है संयुक्त व्यंजन। तो ध्यान दीजिए, मैंने इसलिए नहीं मिटाया था, यहाँ पे ये संयुक्त अक्षर है और यहाँ पे ये संयुक्त व्यंजन है, तो इन दोनों में थोड़ी भिन्नता है। द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में भी थोड़ी कठिनाई होती है समझने में कभी कभी। तो क्या है, यहाँ पर दो वर्ण भिन्न भिन्न होंगे, एक आधा होगा एक पूरा होगा, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। जैसे आधा च प्लस पूरा छ, जैसे अच्छा, इसमें संयुक्त व्यंजन बन रहा है। यहां चाय है, यहां छा है, यहां पर दोनों एक ही वर्ण थी। ठीक है, आगे देखिए, पृष्ठ। अब यहां पर भी संयुक्त व्यंजन बन रहा है पृष्ठ में। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपका संयुक्त व्यंजन बता दिया है। आगे देखिए, आगे क्या है, एक और होता है जैसे हल या हलंत। हलंत मतलब अंत में हल हो, हल मतलब आधा। जहां पर भी किसी भी वर्ण के नीचे इस प्रकार का चिन्ह लगा हुआ हो वह हल होता है। ये हल लगा हुआ है, ला के नीचे ये हल लगा हुआ है। हल मतलब नीचे उस वर्ण को आधा करने के लिए जिस मात्रा का प्रयोग किया जाता है उसे हल वर्ण बोलते हैं, हलंत बोलते हैं। ठीक है, विसर्ग अभी आपको बता ही दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये टॉपिक यहीं पर अभी कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पर इतना टॉपिक हमने करा दिया है। हालांकि परीक्षा की दृष्टि से इतना पर्याप्त है, और वर्णमाला में इससे अधिक पढ़ना शायद आप जब से कक्षा 1 से पढ़ रहे हो तो इतना तो बनता है कि आप थोड़ा निकाल ले जाओगे। कहीं पर छूट भी गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे आगे हम जैसे जैसे आता जाएगा प्रैक्टिस सेट कराएंगे ना, उसमें प्रैक्टिस सेट में जो छूट गया होगा उसे करा देंगे। और समय की दृष्टि से और आपका समय व्यर्थ ना हो, इसको देखते हुए हमने पर्याप्त करा दिया है। परीक्षा के उपयोगी जो शब्द हैं उनकी हमने व्याख्या कर दी है। आगे आपके लिए वही शब्दों को, वाक्यों को लेके आएंगे, प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जिसमें अगर कुछ छूट भी गया होगा तो उसे हम आगे करा देंगे। ठीक है, आपकी परीक्षाओं के दृष्टिगत जैसे वीडियो है, यूपीपी है, यूपी SSSC है, ठीक है, वन दरोगा है, और भी अनेक जो SSC GD आदि अनेक परीक्षाएं हैं जिनमें हिंदी से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके लिए हमने जो प्रयुक्त शब्द हैं, प्रयुक्त टॉपिक हैं, उनको हमने करा दिया है। और भी विभिन्न प्रकार की क्लासेज हमारे चैनल पर पुनः शुरू हो रही हैं। किसी भी कारणवश हमारे चैनल पर थोड़ी रुकावट आ गई थी, कुछ परेशानियों के चलते हमारी ये क्लासेज कुछ समय के लिए रुक गई थी, तो अब पुनः चालू होने जा रही हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, हमारा सहयोग कीजिए और हमारी क्लासेज को देखते रहिए। आपका कुछ ना कुछ फायदा ही कराएंगी। हम ढूंढ कर ऐसे टॉपिक्स लेके आ रहे हैं, इस प्रकार से तैयार कर रहे हैं कि आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में अवश्य फंसे। जिसमें वीडियो है, वीडियो एग्जाम जो 2018 वाला री एग्जाम होने वाला है, और यूपीपी है अभी आने वाला है, और भी SSC GD आदि ये परीक्षाएं तो चलती रहती हैं। तो इनके लिए भी आपको इन कक्षाओं से आपके लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी। तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ में। अन्य कक्षाएं जो चल रही हैं हमारे इसी चैनल पर, जैसे रीजनिंग है, मैथ है और हिंदी है, तो इनको आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ में, अभ्यास करते रहिए। अभ्यास के बिना सभी परीक्षा की तैयारी अधूरी रहती है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपका काम अधूरा ही रहता है। तो इसलिए
मिलते हैं अगली कक्षाओं में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।